Hello friends, welcome to the Exams Made Simple and before starting I wish you a happy Holi to all our viewers। और अब आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज कुओ वारंटो कैन नॉट बी इशूड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किन किन के लिए को वारंटो को इशू नहीं किया जा सकता है, या फिर इन सभी के लिए नहीं किया जा सकता, जो भी केस है आपको बताना है। ओके, सो ऑप्शंस आर पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर, मिनिस्टीरियल ऑफिस और अ प्राइवेट ऑफिस। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो एक डिफरेंस तो हो गया कि उनका आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का 32 है और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 है। इसके अलावा क्या डिफरेंसेस हैं वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड रिट्स फ्रॉम विच कंट्री। तो जो प्रेरोगेटिव रिट्स होते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी कंट्री से बोरो किए हैं। फोर्थ इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जीएसटी काउंसिल। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्शन 33(7) ऑफ आरपीए। ओके, और आज की न्यूज़ पे आते हैं। तो पहली न्यूज़ है इंडियन नेवी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू साइक्लोन इदाई इन मोज़म्बिक। तो मोज़म्बिक अफ्रीका की ही एक कंट्री है और इदाई साइक्लोन वहाँ पे हिट किया है। तो उसमें इंडियन नेवी ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया है और इंडियन नेवी की जो शिप्स थी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की, जो कि सदर्न इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रही थी, उनको डाइवर्ट किया गया पोर्ट बीरा की तरफ। और पोर्ट बीरा लोकेशन मतलब अब ये याद रखना कि मोज़म्बिक की सिटी है और सबसे पहले यहीं पर ही साइक्लोन ने लैंडफॉल किया है और सबसे ज़्यादा डैमेज यहीं पे हुआ है। ओके, सो ये क्यों किया गया इस तरीके से, क्योंकि इट वाज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मोज़म्बिक। ओके, और इंडियन नेवी को रिक्वेस्ट की गई थी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ प्रोवाइड कराया जाए टू द लोकल पॉपुलेशन पोस्ट साइक्लोन इदाई। तो आया कब था ये? 15 मार्च को इसने मोज़म्बिक कोस्ट को हिट किया था। और ये हमारी ही कुछ मतलब नेवी की शिप्स थी, आईएनएस सुजाता, आईसीजीएस सारथी एंड आईएनएस शार्दुल। सो दे आर प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब इंडियन ओरिजिन जगमीत सिंह हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री एंड ही हैज़ एंटर्ड कनाडा पार्लियामेंट। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जगमीत सिंह पहले मतलब वो इंडियन ओरिजिन के हैं जिन्होंने कनाडा पार्लियामेंट में एंटर किया है और हाउस ऑफ कॉमन्स में एंटर किए हैं, यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड। एंड ही इज़ द फर्स्ट नॉन वाइट लीडर ऑफ द मेजर अपोजिशन पार्टी इन द कंट्री। ओके, जगमीत सिंह नाम याद रखना है आपको। थर्ड न्यूज़ इज़ अबाउट द वर्ल्ड स्पैरो डे। तो 20th मार्च जो है इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्पैरो डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड। ठीक है, कॉमन बर्ड है, आपको लगेगा इसके ऊपर मतलब डे मनाने की क्या ज़रूरत है। सो द नीड फॉर मार्किंग दिस डे वॉज फेल्ड ड्यू टू द ट्रिमेंडस डिक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से कम हो गई थी। ओके, कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल भी आया था, बहुत अच्छा एडिटोरियल, आई कैन रिमेंबर, हिंदू में आया था। और उसमें मतलब जो बर्ड्स वगैरह अभी उनके नेस्टिंग एरिया पे पूरा मतलब अभी रेसिडेंशियल एरियाज बन गए हैं, उसके ऊपर था कि कैसे मतलब आज हम जो रेसिडेंशियल एरियाज को एक्सपैंड करते जा रहे हैं आउटर सिटीज़ में, तो आउटर एरियाज जो हो गए हैं वहाँ पे, तो इसकी वजह से जो उनकी पॉपुलेशन जहाँ पे पहले रहती थी तो अब उनको वहाँ पे नहीं रह पा रहे, मतलब वहाँ पे नेस्ट वगैरह नहीं बना पा रहे हैं। ओके, तो और हाउसेस भी इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि वो नॉर्मली वहाँ पे रिसाइड ना कर पाए। ओके, सो द हाउस स्पैरो इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यही मतलब वजह है इसकी। एंड दिस ईयर द थीम फॉर द वर्ल्ड स्पैरो डे इज़ आई लव स्पैरोज। ओके, और ये जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड स्पैरो डे का, ये स्टार्ट किया था नेचर फॉर एवर सोसाइटी ने, एनएफएस की ये है, नेचर फॉर एवर सोसाइटी इंडिया की। एंड इट वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद दिलावर और ये एक इंडियन कंजर्वेशनिस्ट है। ओके, याद रखिएगा, नेचर फॉर एवर सोसाइटी इंडिया के जिन्होंने वर्ल्ड स्पैरो डे स्टार्ट किया और इसके फाउंडर थे मोहम्मद दिलावर। ओके, एंड ही स्टार्टेड हिज वर्क हेल्पिंग द हाउस स्पैरो इन नासिक। ही वॉज ऑल्सो नेम्ड वन ऑफ द हीरोज ऑफ द एनवायरमेंट फॉर 2008 बाय टाइम फॉर हिज एफर्ट्स। तो जो टाइम मैगजीन है उसने 2008 में हीरोज ऑफ द एनवायरमेंट में भी इनका जिक्र किया था। ओके, एंड ही वॉज नेम्ड इन दैट मैगजीन। और इसके अलावा ये जो दिन होता है
Sparrow Day marks a day of celebration to appreciate the beauty of the common biodiversity. जो हमको चीज़ कॉमन लगती है तो हम उसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं टेकन सो मच फॉर ग्रांटेड, उस वैसे हम लेते हैं तो हम उसकी ब्यूटी को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते. ओके, सो दिस डे इज़ फॉर सेलिब्रेटिंग दैट ब्यूटी. The first World Sparrow Day was celebrated in 2010 in different parts of the world. और इन एफर्ट्स को और ज़्यादा इनक्रेज करने के लिए टुवर्ड्स दिस कॉज जो NFS है वही सोसाइटी, उसने इंस्टीट्यूट किए थे पहले स्पैरो अवार्ड्स इन अहमदाबाद गुजरात ऑन 20th March 2011. ओके. अब यूएस की मैथमेटिशियन है कैरन अर्लिनबैक. सो शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू गेट एबल प्राइज 2019. ओके, तो फिर वही है कि लैंडमार्क टाइप की चीज़ है, आपको याद रखनी है. फर्स्ट वुमन टू गेट एबल प्राइज यूएस मैथमेटिशियन कैरन अर्लिनबैक. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट दोज स्टीरियोटाइप्स जिनको लगता है कि गर्ल्स के लिए मैथ्स वगैरह बहुत उनको टफ पड़ता है या दे आर नॉट गुड एट इट. सो इट इज़ फॉर हर फंडामेंटल वर्क इन ज्योमेट्रिक एनालिसिस एंड गेज थ्योरी. तो आपको ये टर्म्स याद रखना है एज इट इज़, ज्योमेट्रिक एनालिसिस और गेज थ्योरी. और कैरन एर्लिनबैक्स थ्योरीज हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिनिमल surfaces such as those found by soap bubbles and more general minimization problems in higher dimensions. तो आप जो मतलब ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा कोर जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है उनको ये टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर देम एज इट इज़. मेन जो कीवर्ड्स हैं याद रखना, ज्योमेट्रिक एनालिसिस और गेज थ्योरी. अब एबल प्राइज के बारे में देख लेते हैं. तो इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय दी ओस्लो गवर्नमेंट इन 2002. और ओस्लो कहाँ का कैपिटल है? नॉर्वे का कैपिटल है. ओके, 2002 में ये प्राइसेस बनाए गए थे टू ऑनर आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, अ डिसिप्लिन नॉट इंक्लूडेड अमंग द नोबल अवार्ड्स. ओके, नोबल अवार्ड्स में मैथमेटिक्स के लिए कोई भी मतलब वर्क के लिए इसको ऑनर नहीं किया जाता है, इसलिए अलग से इसको बनाया गया था. एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द 19th century नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबल. ओके, और इस वजह से जो ये अवार्ड भी दिया जाता है वो वहाँ की जो नॉर्वे की करेंसी, आप मुझे बताओगे क्या करेंसी है, उसी करेंसी में अवार्ड दिया जाता है. ओके, याद रखना 19th सेंचुरी के नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे ये प्राइज बनाया गया है. द सोल इंडियन रेसिपिएंट, आज तक केवल एक ही इंडियन रेसिपिएंट रहा है एबल प्राइज का. ही इज द इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन SR श्रीनिवास वर्धन. ठीक है, SR श्रीनिवास वर्धन को मिला था ये प्राइज, और अकेले इंडियन रहे हैं वो. और उनको ये प्राइज किस लिए दिया गया था? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी. अब ये तो सभी ने खैर पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एंड इन पर्टिकुलर फॉर क्रिएटिंग अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ लार्ज डेविएशन. ओके, तो इसी में जैसे प्रोबेबिलिटी में वैसे स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह पढ़ते हैं, तो उसी में ही मतलब इन्होंने यूनिफाइड थ्योरी बनाई थी ऑफ लार्ज डेविएशन. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो. और नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट इंडिया एंड द US विल साइन एन agreement to facilitate the exchange of country by country reports. CBC रिपोर्ट्स कहा जा रहा है इनको. तो इसके लिए इंडिया और US ने ये अग्रीमेंट साइन किया है. ओके, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. BEPS दैट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये रहा है एट द फोकस ऑफ OECD. OECD क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये, और पेरिस में बेस्ड है. तो इन्हीं का इनिशिएटिव रहा है BEPS भी, और अब CBC रिपोर्ट्स भी. और ये काय के लिए है? टू एड्रेस टैक्स इवेजन. ओके, तो MNCs खासकर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको अक्यूज किया जाता है ऑफ गेमिंग टैक्स सिस्टम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. ठीक है, तो वही रहता है कि वो जहाँ 2-3 कंट्रीज में उन्होंने अपनी कंपनी सेटअप कर ली. ठीक है, फिर पेरेंट कंपनी मान लो बना ली कि ऐसी कंट्री में जहाँ पे टैक्स ज़ीरो रहता है. ओके, टैक्स हेवन्स जिनको कहा जाता है कि बहुत कम टैक्स वहाँ पे लगता है. अब वो वहाँ पे तो ज़ीरो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो अब यहाँ पे शो करेंगे कि हम ऑलरेडी एक कंट्री में टैक्स दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे इंडिया में मान लो कि इंडिया में हम पे नहीं करेंगे. तो इससे उन्होंने क्या किया? अपना प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर लिया, लेकिन इस चक्कर में टैक्स इवेड कर दिया. ठीक है, ना वहाँ दिया और ना यहाँ दिया. ओके, वाइल पोटेंशियली डिप्राइविंग टैक्स अथॉरिटीज ऑफ रेवेन्यू. तो टैक्स ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह से ही आता है. ओके, अब इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक मेजर जो OECD ने अब लिया है दैट इज कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट्स.
तो इसका ये दे रिक्वायर मल्टीनेशनल कंपनीज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब इसके तहत सीबीसी रिपोर्ट्स के तहत कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है एमएनसीज को। दैट इज़ नेम ऑफ ईच कंट्री, वो एमएनसी किस किस कंट्री में काम करती है उन सब का नाम। देन नेम्स ऑफ ऑल इट्स सब्सिडियरीज एंड अफिलिएट्स, उस कंपनी के अंडर कौन कौन से दूसरी उसकी सब्सिडरीज है, मतलब पेरेंट कंपनी को ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। ओके, फिर हर सब्सिडरी और अफिलिएट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। देन टैक्स चार्ज इन इट्स अकाउंट्स ऑफ ईच सब्सिडरी, टैक्स चार्ज कितना है हर कंट्री का, ये भी बताना ज़रूरी है। देन डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ इट्स फिक्स्ड एसेट्स इन ईच कंट्री, तो जो भी उनके फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी नेट बुक वैल्यू, कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू वगैरह, इन सब की डिटेल्स भी देना ज़रूरी है। ओके, अब सेक्शन 286 जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, इसके तहत क्या है कि अगर किसी भी एमएनसी की इंडियन सब्सिडरी है, ठीक है, मतलब है वो मल्टीनेशनल कंपनी लेकिन उसका कोई इंडियन सब्सिडरी है, तो उस इंडियन सब्सिडरी को पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी ऑफ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम अदर जुरिस्डिक्शंस वेयर दे ऑपरेट, तो उनको दूसरे जुरिस्डिक्शंस की भी जानकारी देना ज़रूरी है। सेक्शन 286 याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ये दिया गया है। अब जो अग्रीमेंट हुआ है इससे क्या होगा कि दोनों इंडिया और यूएस जो है वो सीबीसी रिपोर्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं फाइल्ड बाय दी अल्टीमेट पेरेंट एंटिटीज ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप्स इन द रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। तो जहाँ की भी पेरेंट एंटिटी है वो अगर मान लो कि इंडिया की है पर उसके सब्सिडरीज कई सारे यूएस में हैं, तो वो क्या करेगी, पेरेंट कंपनी अपने सारे सब्सिडरीज की जो ऊपर हमने डिटेल्स डिस्कस करी उनकी जानकारी इंडियन गवर्नमेंट को दे देगी। अब इंडियन गवर्नमेंट इसी को शेयर करेगी यूएस के साथ में। इससे क्या होगा कि कोई भी सब्सिडियरी अगर टैक्स एवेड करना चाहे, तो जैसे कंपनीज ये भी करती हैं कि प्रॉफिट अपना एक सब्सिडियरी से दूसरे सब्सिडियरी में दिखा देती हैं, ये भी उनका टैक्स एवेजन का एक तरीका होता है। ओके, तो इन सब चीज़ों से मतलब इन लोग बच सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मतलब सब्सिडियरीज को अलग से जैसे सेक्शन 286 में अपना देना पड़ता था डिटेल, तो अब वो अलग से नहीं देनी पड़ेगी। ओके, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा और गवर्नमेंट्स के लिए भी ईजी हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड इट, और प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इंडियन ईयरबुक का लेसन 2 का हमको थोड़ा रिस्पॉन्स कम मिला है, तो लेसन 3 हालांकि इट इज़ ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड बट वी हैवंट रिलीज्ड इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो वही है कि आपका रिस्पॉन्स आता रहेगा तो लेसन्स भी आते रहेंगे और जल्दी आपके कोर्सेज भी कंप्लीट किए जाएंगे। ओके, सो प्लीज़ शेयर आवर वीडियोस और दूसरों का भी भला करो, अपना भी करो, बार बार रिवाइज करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, एंड दैट इज़ इट फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।